हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 10th क्लास की ज्योग्राफ़ी SCERT बुक से पढ़ रहे थे और यह इसका 11th पार्ट है। इससे पहले 10th पार्ट तक अपलोड कर दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर ही हम लोग शुरू किए थे और फर्स्ट चैप्टर जो कि काफ़ी लंबा है, तो ये फर्स्ट चैप्टर के बाद जो है वो सब बहुत छोटा छोटा है, लेकिन फ़र्स्ट चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है संसाधन पर है। इसमें हम लोग बहुत सारे संसाधन के बारे में, भूमि संसाधन, जल संसाधन, इन सब के बारे में पढ़ चुके थे और वन एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। तो डेली हम लोग आधे आधे घंटे का वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसको आप लोग देखते रहिए और जो भी फैक्ट एंड फिगर्स है उसको आप नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, क्योंकि उसी में से सवाल पूछे जाते हैं BPSC TRE एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट वन एवं वन्य प्राणी संसाधन से भी 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग तीसरा पार्ट इसका देखते हैं। इसमें काफ़ी कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, ये सब चीज़, ठीक है। किस किस तरह के वन होते हैं ये सब बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ये तालिका भी आप लोगों को याद होगा, ये तालिका कल हम लोग देखे थे। और कौन कौन से विलुप्त प्राय प्राणी हैं ये हम लोग देख चुके थे। एक बार देख लेते हैं फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्णसार यानी ब्लैक बक, चिनकारा, वुल्फ यानी भेड़िया, स्वैम्प डियर नील गाय, इंडियन गैज़ल, एंटेलोप, पैंथर, राइनोस, ठीक है, गिर लायन, क्रोकोडाइल, फ्लेमिंगो, पेलिकन, बस्टर्ड, व्हाइट क्रेन, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर, मोर, हरा सागर केचुआ, ग्रीन सी टर्टल, कछुआ, ड्यूगोंग, लाल पांडा, ठीक है। तो जैसे भी हिंदी हो या इंग्लिश हो, किसी भी तरीके से इसको बस 2-4 बारी पढ़ना था। तो पिछले पार्ट में भी हम लोग इसको देख चुके थे, आज हम लोग बस एक बारी फिर से, ठीक है। तो आगे देखते हैं। वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं जो निम्नलिखित हैं। तो वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल 3 मानवीय कारण के बारे में कि वन्य जीवों के खतरा किस किस चीज़ों से वह बताने की कोशिश कर रहा है। प्राकृतिक अवस्थाएं, आवासों का अतिक्रमण, प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण, ठीक है। तो इसमें देखिए, हम पहले ही अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा, थोड़ा सा धुंधला ज़रूर दिख रहा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए और जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, उसको आप लोग बस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी जो ऊपर हम लोग देखें, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको आप नोट करें या 2-3 बार मतलब पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास जंगल, मैदानी क्षेत्र, नदियाँ, तालाब, वेटलैंड, पहाड़ी एवं तराई आदि है। जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, बड़े बांध या अन्य परियोजनाएं इनके आवास के अतिक्रमण कर रही है। यातायात की सुविधाओं में वृद्धि के कारण भी वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण हुआ है। प्राकृतिक निवास स्थान के छिन जाने के दबाव से वन्य जीव की सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आई है। अब इसमें देखिए, कुछ समझने लायक, कुछ मतलब कि कुछ याद रखने लायक नहीं है, बस समझने जैसा है कि यह जो जितना ज़्यादा विकास हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इन सब से वन्य प्राणी जो हैं वह खतरे में पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका आवास यही सब है, जंगल, झाड़, नदी, तालाब, और आप उसको हटा दे रहे हैं शहरीकरण के चक्कर में, औद्योगिक विकास के चक्कर में। तो उनके लिए उनके प्राकृतिक आवास ख़त्म हो जा रहे हैं। तो यहाँ बॉक्स में देख लेते हैं। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड्स कहा जाता है। स्थानीय तौर पर इसे चौर, भागर, मौन, टाल भी कहा जाता है। तो अब आपको ये बॉक्स वाला चीज़ ज़रूर याद रखना है कि वेटलैंड्स किसको कहा जाता है, मतलब दलदली भूमि, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड्स कहा जाता है। अब ये आम तौर पर, स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है इसे, ये सब ज़रूर याद रखिएगा। चौर, भागर, मौन, टाल, चौर, भागर, मौन, टाल, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रदूषण
प्रदूषण जनित समस्या, ठीक है। एक तो यह हम लोग देख लिए कि प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण के कारण प्रॉब्लम हो रहा है वन्य जीवों को। दूसरा है प्रदूषण जनित समस्या। बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इनमें वन्य जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारण पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरितगृह प्रभाव है। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों का जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म नहीं हो सकता है। फलतः वास स्थान उपलब्ध होने के बावजूद वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। तो यह प्रदूषण के कारण यह सब समस्या हो रहा है कि अम्ल वर्षा, पराबैंगनी किरणें और हरित गृह प्रभाव, यानी कि ये सब जो प्रॉब्लम है इसके कारण वन्य जीवों को परेशानी हो रहा है, ठीक है। आर्थिक लाभ। रंग बिरंगे तितलियों से लेकर मेढकों, पक्षियों और जंगली जानवरों, कछुआ, तोता एवं अन्य स्थानीय परिंदों का अवैध शिकार कर इन्हें बेचा जाता है। इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होती है। चीन जैसे वन्य जीवों के कालाबाजारी का मुख्य केंद्र है। तो आप यह याद रखिएगा कि वन्य जीवों के कालाबाजारी का मुख्य केंद्र कौन है? चीन है। तो यह इंपॉर्टेंट बात हो गया इसमें से, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसमें सब कुछ समझने जैसा है, और जो समझने वाला क्वेश्चन होगा वो ऑलमोस्ट आप एग्जाम में लगा लीजिएगा, लेकिन जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होगा वह थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो यह याद रखिएगा, चीन जो है यह वन्य जीवों के कालाबाजारी का प्रमुख केंद्र है। आर्थिक लाभ के लिए योजनाबद्ध तरीके से खास प्रजातियों के पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को स्थानीय, क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर दोहित किए जाने से कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो गई है। निरंतर शिकार भी वन्य जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में यह एक वैश्विक मुद्दा के रूप में एक बड़े चिंतन का विषय बना है। इसे अब सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्तर पर स्वीकारा गया है। यही नहीं, साहित्यविदों, कवियों और कलाकारों में इसकी चेतना के लिए अपनी रचना में मुख्य रूप से स्थान दिया गया है। मतलब कि साहित्यविदों, कवियों और कलाकारों ने अपनी रचना के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया है कि इन लोगों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। भारत में तो आदिकाल से वन और वन्य प्राणियों के महत्व को स्वीकारा गया है। प्रत्येक धार्मिक कृतियों में तथा विभिन्न पौराणिक एवं कर्मकांड साहित्यों में वनों और वन्य प्राणियों को महत्व दिया गया है। ग्रामीण लोग कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग करते हैं और इन पौधों को अपने खेतों में भी उगाते हैं। भारत के शासकों ने भी प्रकृति संरक्षण पर बल दिया है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति के महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीव जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेखों में अंकित किया। तो अब यह अशोक का जो नाम है यह याद रखिएगा कि ईसा पूर्व 3रे शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस ओर सबसे पहले ध्यान दिया था। तो यह याद रखिएगा सम्राट अशोक का नाम। उसके बाद मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीर-उद-दीन बाबर और जहांगीर के आलेखों में भी प्राकृतिक संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है। मुगल चित्रकला की कृतियों में भी वन एवं वन्य प्राणियों से प्रेम का संबोधन होता है। तो अशोक का नाम याद रखिएगा, मुगल काल में बाबर और जहांगीर का, ठीक है। अशोक मुगल काल में बाबर और जहांगीर का मतलब कि प्रकृति संरक्षण में उनका योगदान है, ध्यान रखना इसको। आइए देखते हैं, क्या आप अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार के विषय में जानते हैं? तो अमृता देवी वन्य संरक्षण प्रसार क्या है इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव जोधपुर जिला की रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार कर वनों से लकड़ी काटने वालों का विरोध किया। राजा के लिए नवीन महल निर्माण हेतु लकड़ी काटा जाना था।
अमृता देवी के साथ गांव वालों ने भी राजा के आदमियों का विरोध किया। महाराजा को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने काफ़ी पश्चाताप हुआ और अपने राज्य में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। तो इस अमृता देवी के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। सबसे पहले तो अमृता देवी राजस्थान के बिश्नोई गांव की रहने वाली है, जोधपुर जिला, और उसने 1731 ईस्वी में राजा के आदेश को दरकिनार करके लकड़ी काटने वालों का विरोध किया। ठीक है, तो इतना सा इम्पोर्टेंट बात है, इसमें याद रखिएगा। वर्तमान समय में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत की संकटापन्न पादप जातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI तथा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्होंने जो सूची बनाई है उसे रेड डाटा बुक का नाम दिया गया है। इस क्रम में असाधारण पौधे रेयर प्लांट के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया है। अब इसमें जो फैक्ट्स है इसको ज़रूर आप नोट कॉपी में लिख लीजिए। जो भी फैक्ट्स को बताया जा रहा है उसको नोट कॉपी में लिख लीजिए, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कीजिएगा। वर्तमान समय तो इसमें वो तो बात नहीं, ठीक है। संकटापन्न प्रजातियों की सूची बनाने का काम कब से शुरू हुआ है? 1970 से बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शुरू किया है और वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, दोनों ने मिलकर यह काम शुरू किया है। और इस बुक यह जो सूची बनाया गया उसको क्या बोला जाता है? रेड डाटा बुक बनाया जाता है। और जो रेयर प्लांट्स है उसके लिए ग्रीन बुक है। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। असाधारण पौधे उसके लिए ग्रीन बुक, असाधारण पौधे जो हैं उनके लिए ग्रीन बुक, और जो ख़त्म होने संकटापन्न स्थिति में है उसके लिए रेड डाटा बुक। कौन कौन मिलके? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान 1970 में शुरू किया गया। भारत की स्थिति है। रेड डाटा बुक क्या है? ठीक है, रेड डाटा बुक क्या है? इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरे से अवगत किया जाता है। संकटग्रस्त प्रजातियां सामान्य रूप से चिन्हित होती है। विश्व स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक तुलनात्मक स्थिति के प्रति चेतावनी देती है। स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देती है। ठीक है, तो ये रेड डाटा बुक क्या है उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है, बस आप समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही है? तो वह इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN को अब विश्व संरक्षण संघ वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा IUCN को अब क्या कहा जाता है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जाति को चिन्हित कर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया है। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें कि कौन इस दिशा में कार्य कर रहा है? तो IUCN को और किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। अब हम लोग देखते हैं कि इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों को चिन्हित कर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया। सामान्य जातियाँ, ठीक है, सामान्य जातियाँ ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक। ठीक है, रोडेंट्स सामान्य जाति, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। उसके बाद आता है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी लुप्त होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों को जीवित रहना कठिन हो जाएगा। काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा, गैंडा,
पूंछ वाला बंदर, संघाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि। तो यह सब जो उदाहरण है यह याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको उदाहरण ही ऑप्शन में दे देता है और उसमें से पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो सामान्य जातियों में तो ठीक है, पशु, साल, चीड़, कृतंग, ये सब याद रहेगा, ठीक है। संकटग्रस्त जाति में कौन कौन है, बहुत ज़रूरी याद रखना, काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, पूंछ वाला बंदर, संघाई, मणिपुरी हिरन इत्यादि, ठीक है। उसके बाद आता है सुभेद जातियाँ। अगर हम गलत पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आगे सुभेद जातियाँ, सॉरी सुलभ जातियाँ, या शायद सुलभ जाति लिखने का वो, या थोड़ा सा धुंधला हो जा रहा है तो थोड़ा दिक्कत है। देखते हैं, इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या घट रही है। तो नहीं, सुलभ नहीं है, वो कुछ और है, जिसकी संख्या घट रही है, ठीक है। ये वैसी जातियाँ जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। मतलब संकटग्रस्त के नीचे है, मतलब अभी वह संकटग्रस्त स्थिति में पहुँचे नहीं है लेकिन पहुँचने वाले हैं। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन आदि, ठीक है। दुर्लभ जातियाँ, ये शायद सू तो कुछ लिखा हुआ है लेकिन अब आगे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धुंधला हो गया है। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो यह शायद यहाँ पर सुभेद जातियाँ ही लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऊपर ग नंबर है वो सुभेद जातियाँ हैं। सुभेद जातियाँ किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत ऐसी जातियों को रखा जाता है जिनकी संख्या घट रही है। अगर वैसी जाति है जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो संकटग्रस्त जातियों में पहुँच जाएंगे। दुर्लभ जातियाँ, ये वे जातियाँ जिनकी संख्या कम हो रही है या सुभेद है, ठीक है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियाँ नहीं परिवर्तित होती तो यह भी संकटग्रस्त जातियों में आ सकती है। उसके बाद थोड़ा काफ़ी ज़्यादा धुंधला दे दिया है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। यह ग घ जो बाकी देखते हैं, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इस वर्ग में आते हैं। चलिए गुप्त जातियाँ नीचे लिखा हुआ है, गुप्त जातियों को देखते हैं। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गए हैं। ये लुप्त जातियाँ लिखा हुआ है, सॉरी लुप्त हो गया है, मतलब कि अब उसको अगर ढूंढा जाए तो मिलेगा ही नहीं। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख और डोडो पक्षी इसके अच्छे उदाहरण हैं। तो यह उदाहरण जरूर याद रखिएगा, गुप्त जातियों का उदाहरण क्या है, ठीक है। जैसे कि गुप्त जातियों में कौन कौन सा, लुप्त जातियों में, सॉरी गुप्त नहीं लुप्त जातियाँ लिखा हुआ है। एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख, डोडो। एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख और डोडो, ठीक है। संकटग्रस्त वन एवं वन्य जीवों, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थान भी कार्यक्रम चला रही है। इनमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में यह याद रखिएगा कि वर्ल्ड वाइड फंड इसमें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। किसके लिए, संकटग्रस्त वन एवं वन्य जीवों, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थान कार्यक्रम चला रही है। इनमें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत में वन और पर्यावरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्स एंड एनवायरनमेंट द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखते हैं आगे, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने के प्रयास सफल हो रहे हैं। इसे इन सीटू प्रयास कहते हैं, ठीक है। यह जो प्रयास किए जा रहे हैं इसको क्या कहते हैं, इन सीटू प्रयास कहते हैं।
इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ये जो बहुत सारे बड़े बड़े भूखंड जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नहीं, पिछले पार्ट में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, संरक्षित और आरक्षित भूमि घोषित करना, आरक्षित वन घोषित करना, उसी तरह इसके अंतर्गत विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसे इन सिटू प्रयास कहते हैं, ठीक है, इन सिटू प्रयास। इसी प्रकार इन्हें संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाता है। इसे एक्स सिटू कहते हैं। जैसे कृत्रिम तरीके से, यानी कि ऐसा आवास उसके लिए बनाया जाना, ठीक है, जिससे उनका संरक्षण हो सके, उसे एक्स सिटू कहते हैं। जो कि प्राकृतिक रूप से ही उस कुछ भूखंड को संरक्षित कर दिया, उसको कहते हैं इन सिटू। और जो प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम तरीके से जिसको बनाया जाता है संरक्षित करने के लिए जानवरों को, उसको कहते हैं एक्स सिटू, ठीक है। एक्स सिटू के प्रयास से जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, उन्हें संग्रहित किया जाता है, ठीक है। तो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान, विहार या अभयारण्य है तथा जैव मंडल सम्मिलित है। तो राष्ट्रीय उद्यान हम लोग बहुत सुने हैं, अभयारण्य सुने हैं, जैव मंडल सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखा हुआ है। ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होते हैं। देखिए, जैसे कि वनों के लिए किया गया था आरक्षित वन, संरक्षित वन, ठीक है, उसी तरह इनके लिए भी, वन्य जीवों के लिए भी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वन अभयारण्य, इस तरह का जैव मंडल, बायोस्फीयर रिजर्व, इस तरह का बनाया गया है, ठीक है, 3 प्रकार में। तो उसमें भी ऐसा था कि एक ऐसा क्षेत्र था आरक्षित वन जिसमें कि बिल्कुल भी किसी को जाना अलाउड नहीं था। इसी तरह राष्ट्रीय उद्यान जो है, ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है। इस उद्यान में बाहरी हस्तक्षेप वर्जित होता है, जैसे कृषि कार्य, वन उत्पादों को एकत्र करना, पशुचारण तथा निर्माण कार्य, इस तरह का हर तरह का कार्य जो है इसमें वर्जित होता है। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है? वह 85 है। यह जरूर याद रखिएगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 85 है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को तालिका संख्या 2 में दर्शाया गया। तो हम लोग नीचे देखेंगे, अभी हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद अब राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, अब हम लोग अभयारण्य देखते हैं, ठीक है। विहार क्षेत्र या अभयारण्य, या इसे सेंचुरी भी कहते हैं, सॉरी, ठीक है। यह एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीव सुरक्षित ढंग से रहते हैं। यहाँ निजी संपत्ति हो सकती है, ठीक है। इस क्षेत्र में कृषि, वन उत्पाद को एकत्र करने, मछली पकड़ने आदि की सीमित छूट होती है, मतलब थोड़ा बहुत छूट होता है। निजी संपत्ति भी लोगों का हो सकता है। वन्य जीवों के स्वाभाविक जैविक कार्य जैसे घोंसले बनाना, जोड़ा बनाना, अंडे या बच्चे सेवना आदि पर बाधा पहुंचाने पर मालिकाना अधिकार को सीमित किया जा सकता है। तो इन सब पे थोड़ा बहुत, ये जो अभयारण्य रहता है इस पे थोड़ा बहुत सरकार का नियंत्रण होता है और थोड़ा बहुत उस पे छूट भी होता है, ठीक है। भारत में इनकी संख्या 448 है, ठीक है। कितना है? 448 है। जैसे इसकी संख्या कितनी थी? 85 थी, यह 448 है। बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया है। तो अब बिहार वाला जो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, कि अभी उसको चिन्हित किया गया, अभी बना नहीं है। बिहार में बेगूसराय का कांवर झील बना नहीं, मतलब उसको चिन्हित कर दिया, मतलब हो गया वो। बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया। जैव मंडल, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं। यह वह क्षेत्र है जहां प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवांशिकी विविधता के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाया जाता है। विश्व का 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है। भारत में इसकी संख्या 14 है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसको कहते हैं? यह वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिकता के आधार पर जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मतलब जैव विविधता को बचाए रखने के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में जैव विविधता के आनुवांशिक विविधता
के रूप में संरक्षित कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पूरे विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल है। तो याद रखिएगा 65 देशों में 243 सुरक्षित जैव मंडल है और इसमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? अपने देश में 14 है। पूरे विश्व भर में 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है और इसमें जैव विविधता को संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारे देश में इसकी संख्या 14 है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यह जो तालिका हम लोगों को बताया जा रहा था, इसमें है कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में दिया हुआ है। हर एक राज्य में कितना कितना है, यह बहुत लंबा चौड़ा एक क्या कह सकते हैं इसको तालिका बनाया हुआ है। और हर एक राज्य में, जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप बार बार याद करते रहिए। हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर और इसको आप रख लीजिए, इसको बार बार पढ़ते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। या आपके पास कोई और लूसेंट का बुक हो तो उसमें भी मिल जाएगा आपको, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये देखिए, अभी बहुत सारा पार्ट इसका बनेगा क्योंकि ये 126 पेज का पूरा चैप्टर है। ठीक है, अभी तक हम लोग 60 पेज तक पहुंच पाए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज नंबर, भूगोल 60 पेज। ठीक है, 60 नंबर पेज पे हम लोग अभी पहुँचे। अभी समझिए तो आधा अभी बाकी है, यानी लगभग 20 पार्ट बन जाएगा इसका, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पर 20 पार्ट बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू।